हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र 2026 का हल करने वाले हैं, वो भी गणित विषय का कक्षा 10 के लिए। ठीक है। इसका पूर्णांक है वो 80 अंक का होने वाला है। समय है वो 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले इनकी सामान्य निर्देश आपको पढ़ने हैं और ये जो पेपर है वो ब्लूप्रिंट बेस्ड पेपर है। इसको आपको हल करना अवश्य ही है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे, यानी आपको रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे एक साथ का मतलब, जैसे पहले क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन है ना, तो वो 18 क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन के 5 अलग कर दिए, 10 अलग कर दिए, 3 अलग कर दिए, ऐसा नहीं करना। और लास्ट है प्रश्न पत्र। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व है प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। काफी बच्चे क्या करते हैं, उनके क्रमांक लिखना ही भूल जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हल कर रहे थे और पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है, पहला क्वेश्चन पहले में भी 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लगाने आप, ठीक है ना, तभी आपका वो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा और उसमें अंक भी आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे अगर आप करोगे तो। अगर आप उसको पूरा कर देते हो और नंबर नहीं लगाते तो उसमें भी आपके नंबर कटने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, बहुत ही बढ़ जाती है, उसमें नंबर आते ही नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुविकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेकर के 18 तक और इनके सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यानी 1 से 18 तक सभी क्वेश्चन एक एक अंक के हैं, यानी 1 गुणा 18 18 अंक के क्वेश्चन है। सबसे पहला है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। देखो √2 का मान अपन नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √4 का मान 2 होता है। √4 का मान कितना होता है, 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। रूट में -2 ये क्या है, रूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह लगा हो तो वो काल्पनिक संख्या मान जाती है। और इसका वर्गमूल कितना होगा, देखो 4 का तो 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो 2/3 हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी इसका भी वर्गमूल हो गया, इसका भी हो गया, ये काल्पनिक हो गई, तो √2 ही बचेगा एक अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा √2। कौन होगा, √2। इसका आंसर होगा √2 है वो क्या है कि अपरिमेय संख्या है। √2 है वो क्या है कि अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि HCF गुणा LCM, यानी दो संख्याएं लिखी हुई A और B, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो ये सूत्र है। तो A और B संख्या है तो इनका बराबर क्या होता है, दोनों का गुणनफल लिखना है। तो दोनों का गुणनफल कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे गुणनफल का चिन्ह लगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, किसी बहुपद Px के लिए, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px ग्राफ में Px के शून्य की संख्या कितनी है। यानी ये जो ग्राफ है ये अक्ष अक्ष को, देखो y बराबर Px है ना, यानी ये ग्राफ अक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। देखो ये यहाँ से गुजर रहा है, ये से यहाँ काट रहा है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो यानी 3 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो सरल रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कब प्रतिच्छेद करेंगी, देखो ये प्रतिच्छेद कब करती हैं, आपको 3 कंडीशन पढ़ी है आपने। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ये कंडीशन होती है तब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। और अगर इसमें से पहले दो लिखे हो ना, अब क्योंकि अपने जो किताब के अंदर, बुक्स के अंदर जो टेबल बनी हुई उसमें शुरुआत के दो ही लिखे हुए हैं, तो शुरुआत के दो कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, सेम में। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर तीनों मिले ऐसे बराबर नहीं है तो भी ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें सार्वत्रिक अंतर पूछा है। देखो ये तो प्रथम पद है और ये दूसरा पद है। सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो देखो किस में से घटाओगे, 5/3 में से कौन घटाएंगे, 1/3। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है, तो डायरेक्ट सीधा ही लिख देंगे 3।
5 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। कितना आंसर हो जाएगा, 4/3, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र है। देखो प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र होता है n कोष्टक n+1/2, ऑप्शन नंबर ए ये होता है, याद रखना इस सूत्र को। नेक्स्ट है, आकृति में किस नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। देखो एबीसी और डीईएफ में क्या समानताएं हैं, देखो ये भुजा 2, ये 3, ये 4 और ये 6, ये इसका 1.5 गुना दे रखी है ना, और इनके दोनों के बीच का कोण 50 डिग्री है। तो 2 तो भुजा हो गई और एक कोण समानुपात में है, तो इसमें कौन सा हो गया, एस, भुजा को एस से लिखते हैं, फिर कोण को ए से लिखते हैं एंगल, और फिर वापस एस, यानी एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके ऑप्शन आगे दे रखे हैं, देखो अभी एस ए एस नियम, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, बिंदु 3,4 की अक्ष अक्ष से दूरी। देखो अक्ष अक्ष से दूरी पूछिए ना, तो अक्ष अक्ष से दूरी कितनी होगी, इसकी 4 इकाई होगी। कितनी होगी, 4, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता तो 3 इकाई लिख देते। अगर यहाँ पे यहाँ इन निर्देशांकों में किसी के साथ में माइनस लगा होता तो भी उत्तर लिखते, तो उसमें क्या आता, धनात्मक ही आता, याद रखना इस बात को भी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस सी का मान बताना है। देखो ये कोण सी है, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, कर्ण तो ये फिक्स है ही। और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, देखो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5। तो 3/5 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, 3/5 ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इसमें मीनार की ऊंचाई अपन को निकालनी है। देखो ये आपको त्रिभुज बनाना है, इसमें क्या दे रखा है, ये तो यहाँ से ये मीनार है, इससे दूरी दे रखी है 15 मीटर। यहाँ मीनार के शिखर से, देखो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, तो शिखर तो ये है ना, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। और आपको पूछा है ये मीनार की ऊंचाई h का मान पूछा है, तो ये देखो लंब बटा आधार में कौन सा सूत्र लगता है, tan, और tan 60 हो जाएगा। लंब का मान देखो, कोण दे रखा है उसके सामने भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा, h का मान, tan 60 का मान लिखना आपको। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपका, देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री हो गया, लंब बटा आधार h/15 हो जाएगा, ठीक है ना। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, h/15। अब h का मान निकालेंगे तो 15 भाग में इधर √3 की तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर, तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बीच में कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए आपको सभी को मेरे तरफ से सॉरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखो वर्त की जो परिधि होती है ना, वर्त की जो परिधि होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत। आपको एक बिंदु से पूछा है तो एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर अनंत बिंदु से पूछता तो अनंत हो जाती, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त पर, देखो जैसे एक वर्त बना रखा है, ये देखो ये वर्त बना रखा है, और इस वर्त की क्या करनी है, आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है वर्त की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन एक वर्त बनाते हैं, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और वर्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पे O लिख दिया और यहाँ पे बिंदु P लिख दिया, इस पे स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा केंद्र से बिंदु O पर Q पर इस प्रकार मिलती है, यहाँ पे बिंदु Q है, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, और ये केंद्र से सीधी दूरी होगी,
यहाँ पे देखो OQ का मान 12 सेमी दे रखा है, ये दे रखा है 12 सेमी। PQ की लंबाई पूछी है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या होता है, कर्ण, ये हो गया लंब और एक ये आधार। तो कर्ण का आपको अगर पता चल गया कि ये कर्ण है, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कर्ण का वर्ग करो, कितना होता है 12 का वर्ग 144, और दूसरी जो भी भुजा दे रखी है उसको घटा दो वर्ग करके, 5 का वर्ग 25, घटाओगे कितना बचेगा, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पे 3 में से एक, और इसका वर्गमूल 119, वर्गमूल में 119 सेमी, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा कोण वाले वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो थीटा बटा 360 डिग्री तो आएगा ही आएगा, और क्षेत्रफल पूछा तो पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, और परिधि पूछता है यानी परिमाप पूछता तो 2 पाई आर से गुणा कर देते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो एक ठोस अर्धगोला होता है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखो, दो घनों में जिनका प्रत्येक का आयतन 27 सेमी है। जब भी आपको किसी घन का आयतन दे रखा हो तो पहले इसकी भुजा निकालनी है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, 1 से लिखते हैं भुजा को 27। अब भुजा का मान निकालोगे तो ये घन है, इधर आएगा तो घनमूल में बदल जाएगा, और 27 का घनमूल कितना होता है 3। तो यानी इसकी भुजा कितनी आ गई, 3 सेमी। अब क्या कर रहा है, दो घन है पास पास में रखे गए, ये दो घन है पास पास में रखे गए, तो देखो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3 तो इसकी, 3 इसकी, 6 होगी। चौड़ाई कितनी रहेगी, वो 3, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 3। तो यानी देखो, लंबाई 6, चौड़ाई 3, और ऊंचाई भी कितनी है 3। क्या करना है आपको, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इन तीनों गुणा कर दो, 6 का 3 से गुणा करोगे 18, 18 का 3 से गुणा करोगे तो 54 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। देखो ये अंक दे रखे, अब बहुलक ज्ञात करना है इसका। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है वो इसका बहुलक हो जाता है। देखो जैसे 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 8 1 बार, और 9 1 2 3 4 बार, फिर 7 भी 1 बार, 4 भी 1 बार, 6 भी 1 बार। तो 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो इसका बहुलक 9 होगा, न कि 4। ये मत बोलना था कि 9 हो वो 4 बार आ रहा तो इसलिए 4 बहुलक हो जाएगा। ये गलती काफी स्टूडेंट करते हैं, इस बात को नोट करना आप, कि 9 4 बार आ रहा है तो 4 बहुलक नहीं होगा, 9 बहुलक होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य अक्षबार, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। देखो, माध्य 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सूत्र होता है, ये इन तीनों में संबंध होता है। अब यहाँ पे अगर आपको अक्ष बार, ये माध्य को अक्ष बार से लिख दिया तो 2 गुणा अक्ष, देखो 3 एम से लिख दिया, बहुलक को जेड से, प्लस 2 अक्ष बार, ये संबंध हो गया। अब ऐसा संबंध जिसमें दे रखा है वो सही जवाब है। अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो देखो इसको पक्षांतरण करेंगे। देखो ऐसा इसमें कि कहीं पे नहीं दिया हुआ है, नहीं दे रखा ना, तो देखो 2 अक्ष बार है वो 3 एम की तरफ जाते हैं तो प्लस के होते हैं, या जेड की तरफ प्लस के नहीं होते, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। और जेड के साथ में 2 आ रहा है, बहुलक के साथ में 2 है ही नहीं, जेड के साथ में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बाकी कौन सा बचा, ब। तो ब इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 अक्ष बार को 3 एम की तरफ भेजेंगे तो माइनस का होगा, और यहाँ दे भी रखा है माइनस का, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा में आपको 100% पक्षांतरण करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। देखो किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता को ए से पी ए से लिखते हैं, और घटित नहीं होने की प्रायिकता के ए के ऊपर बार लगा देते हैं।
और इन दोनों का योग है ना वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। पहला ऑप्शन है वो सही है, दूसरा अंतर भी नहीं होता, गुणा भी नहीं होता, और ये तो पहला ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा जवाब इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि द्विघात समीकरण के बराबर 0 दे रखा है, दोनों मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा। जो द्विघात समीकरण आपको दे रखी है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसकी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होती है। इससे आपको इसकी तुलना करनी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यानी ए का मान 2 हो गया, बी का मान एक्स के साथ में लिखा हुआ है वो के, और लास्ट में बच गया वो सी का मान। मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो। तो बी का मान तो के रखना है, के का स्क्वायर करना है, -4 गुणा ए की जगह 2 और सी की जगह 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। अब यहाँ से के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इधर 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल। तो 24 का वर्गमूल तो डायरेक्ट तो नहीं होता, तो 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 24 में 2 का भाग लगाओ 12 बार, फिर 2 का भाग लगाओ 6 बार, फिर 2 का लगाओ 3 बार, और फिर 3 का लगाओ 1 बार। तो यानी एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, और 2 और 3 को वापस गुणा कर देंगे, यानी 2 और वर्गमूल में 6, ये आ जाएगा के का मान। लेकिन द्विघात समीकरण है तो 2 मान होंगे, इसलिए एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका सार्व अंतर पूछा है। तो समांतर श्रेणी से आपको सार्व अंतर निकालना, अभी एक सवाल अपन ने किया भी था, और दूसरे फिर से करके देखते हैं। दूसरा पद होता ना, उसमें से पहला पद घटाना है, घटा दिया। अब ये वैसे तो घटेगा नहीं क्योंकि हर अलग अलग है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालना है। फिर 12 का भाग लगाओगे 60 में 5 बार, 5 का 1 से गुणा करोगे 5, माइनस 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 का 1 से गुणा करोगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1/60, सार्व अंतर कितना आएगा, 1/60। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है। आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का पूछा है, तो 1 को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेजेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, देखो वृत्त होता है और उसके ऊपर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये इस उपनिष्ठ बिंदु है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। फिर है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि पासा होता है उसके ऊपर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं लिखी होती है, ठीक है। इनमें सम संख्या कितनी है, देखो 1 2 3, कितनी है, 3, तो 3 और कुल कितने हैं, 6, 3/6 बराबर 1/2। ये 3/6 क्यों लिखा, क्योंकि प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है ना, उसमें ऊपर लिखे जाते हैं अनुकूल परिणाम और नीचे लिखे जाते हैं कुल परिणाम, तो इससे आपका ये जवाब आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें देखो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक अंक के होंगे। इसमें सबसे पहले आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ पूछा है। अब 2 संख्याएं दे रखी है, कहाँ पे है वो, एलसीएम के देखो कोष्टक में लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो 96 और 404, ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, इनके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, कर लिए। 96 में 2 का भाग लगाया, 2 का लगाया, फिर 3 का लगाया। 404 में 2 का लगाया, 2 का लगाया, फिर 101 का लगा दिया। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और फिर इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन संख्या। देखो 2 है एक बार और 2 बार, 2 बार कॉमन आ रहा है, 2 गुना 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये दिक्कत है कि यहाँ पे 101
क्यों आए 101 के आगे अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं हुए, तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। कैसे, जैसे 404 है, इसमें देखो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 0 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 1 0 1 आ जाएगा, और 101 में 101 का भाग ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या। और क्योंकि अभाज्य संख्या होती है ना, उनमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना? 3825 है, इसमें भाग लगाना है। ध्यान देना, 3825 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा गलत किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? 3825 में सबसे पहले अपन 3 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बच गए 22 में 7 बार, फिर 1 बच गया 15 में 5 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार, 12 में, 7 में जाएगा 2 बार, 1 बच गया 15 में 5 बार। अब देखो इसमें फिर देखो 4 2 6 5 11 होते हैं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाता, तो किसका लगाएंगे? 5 का। 5 का 42 में जाएगा 8 बार, 2 बच गए 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग लगाएंगे 8 में 1 बार, 3 बच गए 35 में 7 बार, और 17 में आपको पता है 17 का भाग ही जाता है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें क्या किया? 3 का भाग बाद में लगाया, 5 का पहले। तो आपको याद ये रखना है, क्योंकि आपको पहले छोटी संख्या का भाग लगाना है, बाद में बड़ी संख्या का। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हो कि 3 की घात 3 का भाग 2 बार लगाया, 5 का भी 2 बार लगाया, 17 का कितनी बार लगाया? 1 बार। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल ये दिया हुआ है। देखो, योग की जगह तो दिया हुआ आपको -3, कितना दिया हुआ? -3, और गुणनफल की जगह कितना दिया हुआ है? गुणनफल की जगह दिया हुआ है 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये सूत्र लिखना है। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, जिसको अपन मान लो 2 शून्यंक है, एक शून्यंक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा, तो यहां लिखते हैं शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब इस सूत्र में मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों के योग की जगह -3 रखना है, माइनस यहाँ पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस शून्यंकों के गुणनफल की जगह 2, तो ये जो भी आंसर है ये सही हो जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, 2 रेखाएं हैं जिनमें आपको इस प्रकार से दे रखे हैं, 2x प्लस 4y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर 12 द्वारा निरूपित रेखाएं क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती? तो क्या करेंगे? इसका पहले इनका मान अपन जिसे अनुपात निकाल लेते हैं इसका। अभी मैंने बताया था ना आपको a1 बटा a2, देखो a1 का मान भी 2, a2 का मान भी 2, तो 1 बटा 1 आ गया अनुपात। b1 का मान 4, यहाँ b1 का मान 4, यहाँ भी मान 1 बट्टा 1 बराबर आ गया। तीसरा मान कितना है? देखो 4 बट्टा 12, वो भी किसके? इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, तो माइनस और माइनस ये भी कट गए, 1 बट्टा 3, यानी पहले 2 मान तो बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। देखो इधर, देखो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी यही है, इनका प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब ये बराबर नहीं हो। पहले क्या करें? दोनों समीकरणों में देखो, 4 को इधर भेज दिया, माइनस का हो गया बराबर 0, 12 को इधर भेज दिया, माइनस का हो गया बराबर 0, गुणांकों का अनुपात ले लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाली, अनुपात लिया तो देखो 1 बटा 3 आ गया। अब देखो इसमें क्या हुआ? पहला दोनों मान तो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा मान है वो बराबर नहीं आ रहा है। मैंने अभी देखो गलती से बोल दिया था कि ये प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना, उसको सुधार लेना। तो पहले दोनों मान तो बराबर आ रहे हैं, तीसरा मान बराबर नहीं आ रहा है, तो वैसी रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अपना मान आया था ना, 1 बराबर 1 बराबर नहीं 1 बटा 3, यही तो आए थे अपने मान।
अगर ये भी बराबर नहीं होता ना तब तो वो काट देती, और ये पहला मान बराबर नहीं आ रहा है तो वो समांतर रेखाएं हो जाती है, और दोनों मान बराबर हो जाते, तीनों ही मान बराबर हो जाते तो वो समपाती हो जाती, यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाती। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, एपी दे रखी है का कौन सा पद शून्य है। तो समांतर श्रेणी है उसका एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। आपको सबसे पहले ए का मान लिखना है कितना 21, सार्व अंतर लिखना है डी का मान, 18 में से 21 घटाओगे -3 बच जाएंगे। एनवा पद, और ये बोला कौन सा पद शून्य है तो अपन लिख देंगे एनवा पद शून्य है, तो यानी ए एन बराबर 0 लिख दिया। तो ए एन बराबर 0 लिखोगे किसमें, इस सूत्र में, इस सूत्र में देखो, इसको वापस लिख दिया यहाँ पे 0 लिख दिया, ए की जगह 21 प्लस एन माइनस एक, डी की जगह -3। फिर यहाँ 0 है ही, इस -3 को अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस के 3n और माइनस प्लस के 3, 21 और 3 जुड़ के 24 हो गए, 24 माइनस 3n। अब -3n को 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस के, अब n का मान निकालेंगे तो 3 का क्या लग जाएगा, 24 में भाग लग जाएगा, तो 3 का 24 में भाग लगाओगे तो n का मान कितना आ जाएगा 8, यानी 8वां पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद। नेक्स्ट है देखो, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y, बिंदुओं ये और ये इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो क्या करोगे आप, जैसे इसको बिंदु को अपन मान लिया P, और इसको मान लिया A, और इसको मान लिया B, तो P का A से भी दूरी निकालनी है, P की B से भी दूरी निकालनी है। क्यों निकालनी है, ये बिंदु इन बिंदुओं से क्या है, बराबर दूरी पर है, तो P का A से दूरी निकालोगे और P का B से दूरी निकालोगे, और उन दोनों को क्या रख दोगे, बराबर। क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ये समदूरस्थ है, और वो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। देखो इसको, देखो जैसे x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये होता है, एक को बिंदु को P मान लिया, एक को A मान लिया, दूसरे को B मान लिया। समदूरस्थता की शर्त क्या होती है, पी ए और पी बी दोनों बराबर होती हैं। अगर इनकी दूरी वैसे बराबर है तो उनकी स्क्वायर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि अपन जैसे वर्गमूल, ये वर्ग है ना, इस तरफ जाता है तो क्या बनता है, वो ये वर्गमूल है, इधर जाएगा तो वर्ग ही तो बनेगा, तो इसको अपन वर्ग लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले पी ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है ना, ए इसकी तरफ जाएगा पी ए की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ही लगाना है, सिर्फ वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगाना। ऐसे देखो, जैसे 3 में से x घटाया स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 में से y घटाया स्क्वायर कर दिया, देखो ये भी यही तो आना स्क्वायर, वर्गमूल का चिन्ह इधर आ गया। ऐसे ही पी बी दूरी निकाल ली, दोनों के स्क्वायर को बराबर रख दिया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की सरल समीकरण लगा दी, सरल कर लिया, और सरल करने के बाद में देखो ये समीकरण आ गई। इसमें देखो सब में एक तरफ पक्षांतरण कर लिया, और 4 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 4 का भाग गया 5 बार या 3 बार या 1 बार, तो ये अब समीकरण आ गई अपनी 3x प्लस वाई, और ये 20 इधर 5 इधर है, ये इधर आएंगे तो माइनस के हो गए बराबर 0। ये इन तीनों में क्या गया, संबंध आ गया। नेक्स्ट देखो, यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 हो तो इनका मान निकालना है। तो देखो कोट थीटा है ना, इसमें देखो इस क्या किया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की सरल समीकरण लगा दी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। पहली सर्व समीकरण से होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और दोनों का भाग लगाओगे तो कोस में साइन का भाग लगाते हैं तो कोट आता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ से कोट थीटा का मान निकालोगे तो 8 है ना, ये 7 के भाग में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोट थीटा का मान निकालो तो 7/8, अभी स्क्वायर करेंगे इसका तो स्क्वायर कर दो, कोट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा कितना, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P A और P B स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो वृत्त का जो केंद्र होता है इस पर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच का कोण है वो 80 डिग्री का। कितनी डिग्री का है, 80 डिग्री का। देखो यहाँ पे ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं।
आपको कौन पूछा है, POA, यानी ये कौन पूछा है, तो यहां से इसको अपने मिला दिया। ठीक है, आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है, तो यानी ये कौन 90, ये 90, त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिल रही, और ये कौन आपको दे ही रखा 80। अब देखो आपको क्या करना है, आपको पता है कि देखो APBO एक चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखो ये 90 और ये 90, तो ये दोनों का 180 हो गया। अब ये भी इन दोनों का योग भी 180 होगा। अब ये 80 दे रखा, तो ये कितना बच गया, 100 बच गया। कितना बच गया, 100। तो देखो इन सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। अभी AOB का मान निकालने के लिए देखो, ये जो AOB है इसका मान निकालने के लिए क्या किया, 180 में से 80 घटा दिए तो 100 डिग्री आ गया। अब ये जो लाइन खींची है ना अपने, ये क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित। तो ये जो POA का मान निकालोगे, ये क्या होगा, इस कोण AOB का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 100 में 2 का भाग लगाओगे 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये वर्त वाले चैप्टर से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिज्या 21 सेमी वाले वर्त का एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी आपको त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई निकालनी है। तो सूत्र लिखोगे थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, मान रख दो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60। इसको सरल करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, 6 से काटोगे नीचे 6 आ जाएंगे, 7 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे ये 6 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22। तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, 22 सेमी आ जाएगी। ठीक है, सरल करके दिखाऊं आपको, सरल करके दिखा देता हूं चलो। चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, 2 गुणा, देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान कितना है 60, नीचे कितना है 360। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे 7 से काटोगे 1 बार, ये 3 बार, 6 से कट रहा देखो 1 बार, 36 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार, और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 22 बचेगा। तो यही तो आया था इसमें, देखो चाप की लंबाई कितनी आई थी, 22 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई भी पूछ ली, क्षेत्रफल भी पूछ लिया। तो आपको अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी सूत्र लगाना है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। देखो इन दोनों में चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, थीटा बटा 360 तो आएगा ही, यहाँ पे 2 पाई आर आता है, यहाँ पे ये 2 को हटा के आर के ऊपर लगा देते तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसमें भी सेम वैसा ही करना है, पाई का मान रख दिया, आर का स्क्वायर है, इसका मतलब आर को 2 बार लिखेंगे, थीटा का मान लिख दिया, नीचे 360 है। अब इसको सरल कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 275 में 21 का भाग लगा 13.09, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें वर्ग लगता है और सेमी है ही। फिर निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2k का मान पूछा ना, 2k प्लस 1 है ना, ये किसके बराबर होगा, इस बहुलक के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 2k प्लस 1 दिए गए आंकड़ों का एक मान है, और 2k प्लस 1 बराबर 7 हो तो संख्याओं 7 की बारंबारता भी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। देखो 1 2 3 बार है, 6 भी देखो 1 2 3 3 बार है, तो 6 7 ही तो बचाना, सबसे ज्यादा बार बहुलक 7 क्यों दे रखा है, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 3 बार तो आ ही जाता 7, चौथी बार इससे हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कर दिया, 4 7 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से के का मान निकालेंगे तो 1 को इधर 7 की तरफ भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, और 2 को भाग में भेजेंगे तो 3 आ जाएगा, के का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसमें माध्य ज्ञात करना है, ये सवाल दे रखा है, तो जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो सबसे पहले CF ध्यान में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, CF। देखो इसका CF बनाएंगे, 6 6 में 20 जोड़े 26, 26 में 28 जोड़े 54, 54 में 24 जोड़े तो 78, 78 में 15 जोड़े तो 93, और 4 जोड़े तो 97, फिर 2 जोड़े तो 99, और 1 जोड़ा तो 100। 100 आ गया। अब क्या करना है, n/2 निकालना है, n/2 50, 50 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता देखो यहाँ पे कितनी है, 78 है,
50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 54 है और 54 के संगत मान कितना है 28। तो यानी माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखो 54 के संगत चर का मान कितना 28 है, अतः माध्यक बराबर कितना हो गया 28। इस प्रकार से अपना ये खंड ए है वो कंप्लीट हो जाता है और खंड ए में आपके 36 अंक की क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यानी आपका मैथ्स का 50% पेपर है ना वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बड़े क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे गए हैं, तो सबसे पहले अपन खंड ब को हल करेंगे, उसके बाद में स और द को देखेंगे। ठीक है, तो खंड ब में क्या है, देखो द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, ये शून्यंक ज्ञात करने हैं, इस शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। तो पी 7x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 रख दिया, इसके गुणनखंड कर लिए। देखो जोड़ करें तो कितना है 7, गुणा करें तो 10, तो ऐसी संख्या है 5 और 2, जोड़ोगे तो 7 आएगा, गुणा करोगे तो 10 आएगा। फिर इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, आपके पास ये दो गुणनखंड आ गए। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से 0 के बराबर रखने से x बराबर आ गया -5 और यहाँ से x बराबर आ गया -2। तो यानी आपके पास दो शून्यंक आ गए -5 और -2। अब बहुपद जो दे रखा उसकी अपन तुलना कर लेंगे। a का मान 1, x² के साथ में 1 है, x के साथ में 7 है तो b का मान 7 और लास्ट में c का मान है वो 10। तो शून्यंक कितने हैं -5 और -2 थे, इनका योग करोगे तो कितना आएगा, देखो इनका योग, शून्यंकों का योग करोगे कितना आएगा -7, गुणा करोगे तो कितना आएगा -7, b बटाए 7 बटाए, सॉरी ये तो वैसे जोड़ा तो आ गया, और ये सूत्र से, सूत्र क्या होता है -b बटाए, तो -7/1 -7 दोनों बराबर आ रहे। ऐसे गुणनफल के लिए देखो गुणा करोगे तो -5 और -2 का गुणा करोगे तो 10, और वैसे गुणनफल का सूत्र होता है c/a, तो 10/1 बराबर 10, दोनों मान बराबर आ रहे, इसलिए शून्यंकों का गुणांकों के बीच संबंध क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। माना दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक y है और दाई का अंक x है, तो अपन ऐसे लिखते हैं दो अंकों की संख्या, कैसे 10x प्लस y, इकाई का अंक y है, दाई का अंक x है, 10 के साथ में लिखा होता है वो दाई का अंक लिखा जाता है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10 के साथ में y लिख दो और x को y की जगह लिख दो, ये संख्या होगी। अब इनका योग दे रखा है 66, कैसे कौन किसका, पहले जो संख्या थी पलटने पे बनी जो संख्या, इन दोनों को जोड़ो बराबर कितना लिख दो 66। ठीक है, तो देखो इसको, देखो इनका योग 66 हो गया, इनको जोड़ लिया, 10x और 1x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 66। पूरे समीकरण में 11 का भाग लगा दिया तो समीकरण आ गई x प्लस वाई बराबर 6। फिर ये भी देखा कि अंकों का अंतर 2 है, तो इकाई का अंक तो x माना, y दाई का अंक y, इन दोनों में घटाया तो कितना है 2। अब इन दोनों समीकरणों को सरल कर लिया, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से, इनको सरल करा तो आपका मान आ गया, x का मान तो आया कितना 4 और y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, स्थिति सेकंड और भी बनती है कि अपने यहाँ x में से y घटाया, y में से x भी तो घटा सकते हैं, तो ये दूसरी स्थिति बन जाएगी, तब ये स्थिति ये बन जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल है एपी, एपी का निर्धारण करना जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर 5। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी का जो पद निकालते हैं ना अपन, उसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे तीसरा पद निकालोगे तो यहाँ 3 लिखोगे n की जगह, यहाँ पे 3 लिखोगे तो 3 में से 1 घटाओगे 2, यानी a प्लस 2d तीसरा पद होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद a प्लस 2d, यानी जो पद निकाल रहे हैं उससे d का मान 1 कम कर देना है। जैसे सातवां पद निकालोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस 6d बराबर 9। दो समीकरण आ गई, इनको घटाओ, समीकरण 2 में से 1 घटाओगे तो देखो क्या आएगा, a से 1 कट जाएगा, 6d में से 2d घटाओगे 4d, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो d का मान कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। अब ये d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2 गुना 1 बराबर 5,
अब ये a प्लस 2 बराबर 5 है, 2 को 5 की तरफ भेजेंगे तो घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब आप AP बना सकते हो। कैसे? a का मान 3 है, b का मान कितना है? 1 है, 1 जोड़ते जाओ तो अगला पद आता जाएगा। देखो, जैसे आपके पास a का मान आ गया, a प्लस डी होता है दूसरा पद, 3 में 1 जोड़ दो 4, तीसरा पद a प्लस 2d होता है ये, चौथा पद a प्लस 3d, ऐसे ही सब पद आते जाएंगे। तो समांतर श्रेणी आपकी होगी 3 4 5 6, ठीक है, जिसका प्रथम पद 3 है और सार्वंतर कितना है? 1 है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये 2 अंक वाले क्वेश्चन अपन सरल कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस आकृति में आपको ये दे रखा है कि ये ए बी है ना, ये ए बी है, देखो ये समांतर है किसके? पी क्यू के। और ए सी, ये ए सी है देखो, और ये समांतर है किसके? इस पी आर के। आपको सिद्ध क्या करना है? बी सी है वो समांतर हो जाए किसके? क्यू आर के। तो बड़ा ही सिंपल है, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से ये सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी सी क्रमशः इन भुजाओं पर स्थित हैं, जिसमें ए बी समांतर बी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है। ये ऊपर सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? ये बी सी समांतर क्यू आर। अब आप क्या करोगे? उपपत्ति में लिखोगे। सबसे पहले ये त्रिभुज लोगे पी, देखो ये पी ओ क्यू, इसमें क्या देखो, ये भुजा क्या है? समांतर है। और कोई भी दो भुजाएं समांतर है तो उनकी संगत भुजाओं का समांतर भुजाएं दे रखी है ना, तो उनका जो अनुपात है वो कैसे निकालते हैं, देखो ये आपको मैं सिखाता हूं इसमें। जैसे ये है पी क्यू आर, ये लिख दिया। यहाँ पे आपको ये समांतर दे रखी है, ठीक है। ये जैसे मान लो एस और टी लिख दिया, ये एस टी क्यू आर के समांतर है। तो क्या होगा? इसका अनुपात किसका? पी एस बटा एस क्यू बराबर होगा किसके? पी टी बटा टी आर। पी टी बटा टी आर के बराबर होगा, इनका अनुपात है वो बराबर होता है। तो ऐसा ही इन त्रिभुजों में अपन को करना है। देखो ये जैसे इसके बराबर है, समांतर है, तो देखो ये क्या लिखेंगे? ओ ए बटा ए पी, देखो ये लिखा हो। ऐसा इधर लिख देंगे ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, किससे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ऐसा ही दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे। देखो ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ये किससे आया? आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। और वो कब लगती है? जब ये भुजा समांतर हो। जैसे एसी समांतर है किसके? पी आर की। अब इसको समीकरण 1 और इसको 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखो ओ ए बटा ए पी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों मान अगर बराबर आ गए तो इसका उल्टा क्या होता है? देखो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम क्या होता है? अगर ये अनुपात बराबर है तो ये समांतर हो जाएंगे किसके? देखो ये बराबर है तो इसका विपरीत होता है, बीसी समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, 3 बिंदु दे रखे हैं, ये सररेखी है, तो क्या करना आपको? इनकी दूरी निकालनी है। सबसे पहले आपको जैसे ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी ए दूरी निकाल ली। ये दूरी आई √5, ये रूट आई 212 और ये √265। उपरोक्त दूरियों से स्पष्ट है कि किन्हीं दो का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो संरेख होने की शर्त क्या है? आपको तीनों दूरी निकालनी है और उनमें से कोई भी दो दूरी, चाहे पहली दूसरी हो चाहे पहली तीसरी हो, कोई भी दो दूरी है उनका योग है वो तीसरी दूरी के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, तब वो बिंदु क्या होते हैं? संरेख होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो संरेख नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज पीओक्यू दे रखा है, इसमें कोण पी समकोण है, ओपी दे रखी है और ओक्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी है। साइन क्यू और कोस क्यू का मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं निकालनी है इस त्रिभुज के अंदर, तीनों भुजाएं निकालनी है। ये कोण थीटा दे रखा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे? इसका मान दे रखा है, इसका ए ओपी का 7 दे रखा है, थीटा कोण दे रखा है, ये मान दे रखा है। तो क्या करेंगे? यहां से देखो पी क्यू का इधर प्रक्षांतन कर दिया तो ओ क्यू का मान कितना आ गया? 1 प्लस पी क्यू। अब इस त्रिभुज में क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, ओ क्यू की जगह कितना लिख दिया? 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर लिख दिया बराबर 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें क्या कर दिया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सूत्र लगा दी। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खोल लिया, मान जो थे अपने पास वो रख दिए।
और इनको क्या कर दिया, दोनों पक्षों में पी क्यू स्क्वायर है तो दोनों क्या कर दिए, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, 1 + 2 PQ बराबर 49। इस एक को 49 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 48। और फिर PQ का मान निकाला तो 2 48 के भाग में चला जाएगा, तो 48 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 48 में 2 का भाग लगाएंगे तो 24 आ गया। PQ का मान 24 आ गया। अब OQ का मान निकालेंगे, OQ कितना था, 1 + PQ, तो 1 + 24 यानी OQ का मान कितना हो गया, 25। सबसे पहले अपन त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली। अब क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार और लंब और कर्ण का मान रख देंगे कहां से, अपने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं वहां से निकालिए। तो साइन थीटा का सूत्र लगाया, लंब का मान 7 है, कर्ण का मान 25 है। कोस थीटा का सूत्र लगाया, आधार का मान 24 है, कर्ण का मान तो वही 25 रहेगा। तो इस प्रकार से साइन पी और कोस क्यू का मान अपना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि ओ केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 गुण कोण OPQ। देखो कोण PTQ, ये जो कोण है ये बराबर है किसके, 2 गुणा कोण OPQ, इस कोण का दुगुना है। तो क्या करना है, पहले लिख दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है वो लिख दिया। उपपत्ति के अंदर अपन को क्या लिखना है कि टी पी या टी क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और बराबर अगर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। देखो ये लिख भी दिए। अब एक कोण को आपने x मान लिया, किसको मान लिया, इसको टी कोण को x मान लिया। अब इस त्रिभुज के अंदर अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, इन दोनों को ऐसा कैसे लिख दिया। इसमें समीकरण 1 का प्रयोग कर दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों को एक में कन्वर्ट कर लिया। एक में कौन से में कन्वर्ट कर लिया, इसमें P वाले में, क्योंकि क्यों की जगह भी P कोण लिख दिया, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा तो लंबवत होती है, यानी पूरे कोण तो ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले अपन यहां से इसका मान निकाला, क्योंकि यहाँ 90 लिख दिया, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो देखो 90 गुणा 2 180 हो गया, 180 माइनस एक्स कितना आ गया, 180 माइनस एक्स। अगला भाग इसका, अब वो 2 है वो भाग में आ गया, तो 180 में 2 का भाग लगाया तो 90, और एक्स में 2 का भाग लगाया तो एक्स बटा 2 आ गया। अब वर्त पर खींची बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी ये कोण 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री का जो कोण है उसमें क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लिया। ओ क्यू क्यू निकालना है, तो 90 में से TPQ घटा दिया, TPQ का मान अपन ने अभी निकाला था, तो 90 में से ये घटाएंगे तो देखो ये -90 और माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो 90 से 90 तो कट गया, बराबर कितना आ गया, x बटा 2। अब x का मान कितना है, x का मान कितना है, देखो x का किसको माना था अपन ने, x किसको माना था, x किसको माना था, कौन, PTQ को, PTQ को तो माना था ना x, तो x आ गया और ये इसमें रख दिया, लो आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वह ज्ञात करना है। देखो जैसे कार के वाइपर, ये चित्र बना रखा, इनके बीच का कोण 115 डिग्री है, इसकी लंबाई 25 सेमी है, ये कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे, तो आपको एक वाइपर कितना करता है उसका निकालेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे इसमें त्रिज्यखंड क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बनेगा ये, तो आपको त्रिज्या दे रखी है 25, कोण थीटा दे रखा है 115। अब प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही होगा, तो वो होता है πr² इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें मान रख दो, पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया, सब सरल कर लिया तो ये आ गया। अब दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकालना, 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, इसको 2 से गुणा कर दिया पूरे मान को, तो ये मान आ गया अपना 1254.96 वर्ग सेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक सारणी दे रखी है और इसमें पूछा माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारणी बनानी है। देखो ये माध्य कैसे ज्ञात किया गया है। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन अक्ष वाले का मध्यमान, वर्ग अंतराल का मध्यमान। जैसे 45 और 55 के बीच की संख्या 50। ठीक है, कैसे पता चला, इनके अंतर बीच में 10 का अंतर है, 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा, और 5 है वो निम्न सीमा में जोड़ते चले जाओ। जैसे 45 में 5 जोड़े, 55 में 5 जोड़े, 65 में 5 जोड़े, 75 में 5 जोड़े, 85 में 5 जोड़े। तो ये आ गया वर्ग चिन्ह। फिर u का मान निकालते हैं। u का मान निकालने के लिए एक तो आपको a मानना पड़ेगा। a है वो वर्ग चिन्ह में से बीच की संख्या मानते हैं। जैसे a मान लिया मैंने 70 को, और h इनके बीच का अंतर 10 है ही, तो वो है। तो क्या करेंगे, u निकालने के लिए ये जो अक्ष के मान है इन सभी में से क्या करना है, 70 को घटाना है। इन सभी में से 70 को घटाना है और 10 का भाग लगा देना है। तो देखो अक्ष में से 70 घटाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे, तो 70 में से 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस के 20, माइनस के 20 में 10 का भाग लगाओगे माइनस के 2, फिर 60 में से 70 घटाओगे -10, 10 का भाग लगाओगे -1, 70 में 70 घटाओगे तो 0, 0 में 10 का भाग लगाओगे 0, फिर 80 में 70 घटाएंगे 10, 10 में 10 का भाग लगाएंगे 1, 90 में 70 घटाएंगे तो 20, 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2। फिर एफ यू का मान निकालेंगे। यहाँ पे गलती करते हैं कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, साथ में ये लिखा होता है इसी से गुणा कर देते हैं, और वहीं पे उस सवाल की गलत होने की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखना f का u से गुणा करना है। तो u है f, ये है तो 3 का -2 से गुणा करेंगे -6, 10 का -1 से गुणा करेंगे -10, 11 का 0 से गुणा करेंगे 0, 8 का 1 से गुणा करेंगे 8, 3 का 2 से गुणा करोगे 6। ये संख्या माइनस की जोड़ ली 16, प्लस की होगी 14। अब यहाँ एफ यू वाला कॉलम का जोड़ करोगे तो ये आ गया -2। क्यों, -16 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, -2। सिग्मा एफ का मान आ गया 35। अब आप इस सूत्र में मान रखना है माध्य का। ये पग विचलन विधि से किया गया है ना, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो a का मान 70 प्लस एफ यू का मान -2 बटा 35 गुणा 10। क्या किया इसमें, 70, 2 का 10 से गुणा किया -20 बटा 35, -20 में 35 का भाग लगा दिया इसने, यार घटा दिया तो ये मान आ गया आपका। ठीक है, अगला देखो, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको 4 सवाल पूछे हैं, ये आधे आधे अंक के। लाल रंग का बादशाह, हुक्म का पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो सबसे पहले अपने को पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 52। अब आपको निकालना क्या, लाल रंग का बादशाह आने की घटना निकालनी है। सबसे पहले तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले जिसकी भी प्रायिकता निकालते हो उसके अनुकूल परिणाम निकालने हैं। तो लाल रंग का बादशाह आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, आपको पता है 2 होते हैं। अब लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल तो 2 है, कुल कितने हैं, 52 है नीचे, 2 से कट जाएगा 1 बटा 26। ऐसा ही हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता निकलवा रहा है, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13। तो अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 52 है ही। फिर हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 52, तो 13 बटा 52। 13 से कट रहा है, 13 का भाग 13 में 1 बार, 52 में 4 बार, तो 1 बटा 4। ऐसे ही इसके बाकी के दोनों सवाल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खंड 6 में, खंड 6 में आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कितने अंक वाले, 3 अंक वाले। वो क्वेश्चन कैसे होंगे, उनके अथवा में भी क्वेश्चन होंगे, तो इनमें से कोई एक आपको अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और एक बात और, अथवा में भी क्वेश्चन जैसे आएगा वो उसी चैप्टर से आएगा। जैसे ये द्विघात समीकरण का, ये भी द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले इस सवाल को करते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया x, दूसरा मान लिया x+1। x+1 ही क्यों माना, क्योंकि क्रमागत पूछा है, लगातार। तो लगातार संख्या 1 के बाद में 2 आती है, तो 1 में 1 जोड़ते हैं तभी 2 आता है ना, तो इसलिए पहला x मान लिया तो x में 1 जोड़ दिया तो दूसरा मान आ गया। सवाल बोल रहा है इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करो और बराबर 365। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से निकल गया, इसको खोल लिया।
365 को भी इधर भेज दिया बराबर 0। और फिर देखो ये समीकरण आ गई, इसमें क्या किया, 2 का भाग लगा दिया, फिर इसके गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड किए तो यहाँ से आपके मान आ गए 2। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अथवा वाला सवाल करो तो देखो इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, kx का अंदर गुणा करो, इस कोष्टक से दोनों से गुणा हो जाएगा, समीकरण आ जाएगी, इसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी सी के मान निकालोगे, फिर विभक्ति कर में क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि दोनों मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने निकाल लिया, देखो बी का मान, ए का मान और सी का मान रख करके ये आ गया, इसको 0 के बराबर रख दिया। एक तो 4k बराबर 0 तो k का मान 0 आ गया, एक k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान 6 आ गया, तो ये 2 मान आ जाएंगे। तो आप दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी बिंदु को मिलाने पर रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। या फिर ये क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, यदि ए और बी क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं, पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यदि एपी बराबर 3/7 ए बी है तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो आपको ए और बी बिंदु मान रखें, इनको बिंदु पी है, ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। मान लिया आपने, माना अक्ष अक्ष पर बिंदु पी है, पी के निर्देशांक क्या माने, अक्ष अक्ष पर है ना, तो उसके निर्देशांक अक्ष कोमा वाई का मान 0 होगा। अक्ष अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा, तो बिंदु पी के निर्देशांक हो गए अक्ष कोमा 0। ठीक है। अब ए और बी को मिला रहा है तो ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है, अपन के अनुपात 1 मान लिया। अब अनुपात निकालने के लिए जो मान 0 होता है ना वो सूत्र लिखना है, तो x का मान 0 है या y का मान 0 है, यहाँ पे देखो y का मान 0 है तो y वाला सूत्र लिखेंगे, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, देखो मैं इस सवाल आपको करके दिखाता हूँ। y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये विभाजन सूत्र होता है। देखो y का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 रख दिया, यहाँ पे पहला लिखा मान होता है m1 का, दूसरा होता है m2 का, तो m1 की जगह लिख दिया देखो k गुना y2 का मान कितना है देखो 5 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुना y1 का मान कितना है -5 बटा k प्लस 1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब k प्लस 1 तो 0 की तरफ आ गया तो 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा 5k माइनस 5 बराबर 0, तो k का मान निकालेंगे, 5 को 0 की तरफ भेजे तो प्लस का हो गया, 5 से 5 घट गया तो k बराबर क्या आ गया 1, यानी ये बिंदु 1:1 आएगा। कितना आएगा ये अनुपात, 1:1। देखो p का अभिष्ट अनुपात कितना आ गया 1:1। अब बिंदु p का अक्ष निर्देशांक निकालना है, अब अक्ष वाला सूत्र लिखेंगे। अक्ष वाला सूत्र कौन सा, जैसे यहाँ y का लिखा है वैसे ही अक्ष का हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसमें मान रख देंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। देखो ए और बी को मिलाने वाला बिंदु पी है, इसके निर्देशांक x वाई मान लिए, ये 3:4 में विभाजित कर रहा है। कैसे पता चला कि ये 3:4 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि 3/7 अनुपात आ रहा था अपना, कितना आ रहा था 3/7 ए बी, ये आ रहा था। अब क्या किया, एपी का मान था ये, किसका मान, देखो एपी का यहां तक का। अब पीबी का मान निकालेंगे तो पीबी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा जो एबी है इसमें से एपी घटा देंगे। देखो एबी में से एपी घटा दिया तो एपी का मान 3/7 एबी था, इसको एलसीएम लेके सरल कर लिया तो 4/7 एबी आ गया। अब इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इनका अनुपात निकाला तो कितना आ गया 3:4। अब वापस इसमें वही विभाजन सूत्र लग जाएगा जैसा अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, सेम विभाजन सूत्र में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसका सिद्ध करने वाला सवाल है, आपको दोनों अथवा में दे रखा है, कोई सा एक करना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला इसका एलएचएस लेकर के चले, और क्या किया इसमें देखो, इसको साइन कोस में बदला है, कोट दे रखा है यहाँ पे, कोट को साइन कोस में, कोट थीटा का सूत्र क्या था कोस बटा साइन, यहाँ पे कोस बटा साइन, फिर इसका एलसीएम लेकर के सरल कर लिया। एलसीएम लिया तो क्या होगा, देखो साइन है ये कोस से गुणा हो गया, यह भी साइन है कोस से गुणा हो गया, फिर नीचे एलसीएम में आ गया ना साइन, ये भी एलसीएम में आ गया तो साइन से साइन कट गया तो ये बच गया, और दोनों में क्या कर दिया कोस कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या आ गया कोसेक -1, नीचे भी कोसेक +1, यही अपन को सिद्ध करना है। देखो यही तो सिद्ध करना है, देखो ये रहा,
ठीक है ना, 2 लाइन का सवाल आपका है। या फिर दूसरा सवाल करना चाहो तो देखो इसका भी एलएचएस लेके चला, और इसमें क्या किया है, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए अंश व हर में क्या करते हैं, उसका संयुग्मी का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो किसका चिन्ह माइनस का है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगा करके अपन वर्गमूल में गुणा कर दिया। देखो ऊपर और नीचे एक प्लस साइन का गुणा कर दिया। अब क्या हुआ, देखो ये ऊपर दोनों समान है तो इसका स्क्वायर लिख दिया, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिख दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों का स्क्वायर है ना, ये वर्गमूल से कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो देखो अलग अलग अपन क्या किया, कोस का अलग अलग भाग लगा दिया। एक में कोस ए का भाग लगाओगे, साइन में कोस ए का भाग लगाओगे, तो क्या जाएगा, 1/कोस तो सेक होता है, और साइन बटा कोस टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई दे रखी है। इन आंकड़ों का आपको क्या करना है, माध्यिक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी माध्यिक ज्ञात करना है। तो आपको से कम का अंतराल दे रखा है, और दूसरा में भी माध्यिक तो आपको 28.5 दे रखा है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन करते हैं से कम वाला। जैसे आपको ये ऊंचाई दे रखी है 140 से कम, तो आपको मान लीजिए जैसे 135 से 140 मान लिया, इसकी 4 है। फिर 140 से 145, 145 से कम है ना, तो 140 से 145 मान लिया। इसे घटाते जाएंगे, देखो जुड़ी हुई संख्या है ना, यानी इसका मान ही आपको सी एफ दिया हुआ है, तो आप एफ निकालोगे तो इसमें से ऊपर वाली घटाते जाओ। 11 में से 4 घटाओगे 7, फिर 29 में से 11 घटाओगे 18, ऐसे लिखते जाएंगे इसे। ये अपना सवाल बन जाएगा। और फिर अपन क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। देखो n/2 निकाला, 51/2, 25.5। 25.5 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता कितनी है, 29 है, और इसके संगत माध्यक वर्ग है 145 से 150। माध्यक वर्ग का पता चल गया तो अपन उसकी निम्न सीमा लिख देंगे, 145 होगी। सी एफ का मान लिख देंगे, एफ का मान लिख देंगे, एच का मान लिख देंगे, और फिर माध्यक का सूत्र लिखेंगे, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। इसमें सब मान रख दो और सरल कर लिया। देखो 145 प्लस 25.5 में से 11 घटाएंगे 14.5, नीचे 18 इंटू 5 है। अब देखो ये कटता तो काट देते, यहाँ पे नहीं कट रहा, तो 14.5 को 5 से गुणा किया, 72.5 बटा 18, और इसमें भाग लगाया तो 4.07 आ गया, 027 आ गया, उसको 145 में जोड़ दिया तो 149.03 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको एफ दे रखा है, सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ कैसे निकलेगा, 5 का 5 आ जाएगा, 5 में एक्स जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स लिखेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, और प्लस में एक्स ऐसा कैसा जाएगा, ऐसे 15 जोड़ देंगे, फिर वाई जोड़ देंगे, फिर 5 जोड़ देंगे। आपको पता सिग्मा एफ का मान यानी एन का मान 60 दे रखा है, तो बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है, तो क्या करेंगे, ये भी तो बारंबारताओं का योग ही तो आता है, इसको 60 के बराबर रख दिया, यहाँ से 45 को 60 की तरफ भेज दिया, पक्षांतर कर दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 15 आ गया। अब n/2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्यक आपको पहले से दिया हुआ है, कितना है 28.5, तो माध्यक वर्ग का निर्धारण तो आपको हो ही गया, ये है ना। इसकी निम्न सीमा लिख दी, सी एफ का मान, एफ का मान, एच का मान सब लिख दिए, और फिर माध्यक का सूत्र लिखा, माध्यक का सूत्र लिखा, इसमें मान पुट कर दिए, और मान पुट करने से आपके पास ये देखो ये आ गया, सबसे पहले x का मान आ गया, और ये x का मान इस समीकरण में रख करके यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है, जरूर आपको निकालना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि माध्यक, जैसे माध्यक की जगह 28.5 रख दिया, बराबर l की जगह 20, n/2 का मान 60/2 लिख दिया, n 30 आ गया। अब ये देखो माइनस का चिन्ह है ना, दोनों से गुणा होगा तो माइनस का 5 और माइनस एक्स हो जाएंगे, नीचे 20 है गुणा 10, 0 से 0 काट दिया तो यहाँ नीचे 2 बच गया। देखो यहाँ 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 30 में से 5 घटा दिए 25 माइनस x/2। अब क्या किया, देखो इसका यहाँ पे एलसीएम दिया है, देखो एलसीएम लोगे तभी तो 2 का 20 से गुणा करोगे 40 प्लस 25 माइनस x/2, पूरे के बट्टे में 2 आ गया। अब 2 को 28.5 के गुणा भेज दिया, 57 हो गया, और अब x का मान निकले, x तो इधर भेज दिया, 57 को इधर भेज दिया, तो देखो 65 में 57 घटाए तो 8, और ये 8 इसमें रख दिया इस समीकरण में, तब y का मान आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, खंड द के अंदर, खंड द में आपको 4 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और 4 अंक वाले क्वेश्चन में भी आपको अथवा में सवाल मिलने वाला है, और 4 अंक वाले क्वेश्चन सिर्फ आपके 3 आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहला है, भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर दूर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
भवन के शिखर का एक ध्वज लहराया गया है। पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके ऊपर एक ध्वज और लगा दिया और उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसकी ये दूरी ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो देखो लंब बटा आधार टेन थीटा का सूत्र लगा दिया। इसका लंब बटा आधार टेन थीटा का, टेन 30 बराबर 10 बटा वाई। टेन 30 का मान रख दिया 1 बटा रूट 3, तो वाई का मान कितना आ गया 10 रूट 3। ठीक है, अब दूसरे में भी वापस टेन का सूत्र लगेगा। इसमें लंब है वो कितना हो जाएगा 10, तो ये है अक्ष, ये 10 प्लस एक्स हो जाएगा, आधार वही रहेगा, टेन 45 हो जाएगा। देखो और वही मान रख दिए वापस, तो ये भवन की दूरी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अथवा वाला करना चाहो तो अथवा वाले में ये चित्र बनाना होगा आपको, ये चित्र बनाना होगा। ये 45 या 30, ये 75 मीटर है, ये समुद्र तल है। अब ना दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ए से बी की दूरी, बीच की दूरी निकालनी है जो अक्ष मान ली है। ठीक है, अब दोनों में देखो लंब बट्टा आधार, दोनों में टेन थीटा का सूत्र लगाना। दो त्रिभुज है आपके, दोनों में किसका, दो कौन से हैं, ये देखो दोनों समकोण त्रिभुज लेने हैं, पी बी क्यू लो या फिर पी ए क्यू लो, यहां तक का लेना। ठीक है ना, दोनों में टेन थीटा का सूत्र लगा दिया, मान रख दिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, दो ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक शंकु लंबवर्ती बेलन पर शंकु अध्यारोपित है। क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत बड़ा है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है ना। तो देखो इसको, अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। आपको देखो एक बेलन के ऊपर शंकु रखा हुआ है, इनका पूरे का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे, आयतन निकालना है ना। तो खिलौने का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को साथ में लिखेंगे। नीचे वाला, ऊपर वाला शंकु, नीचे वाला अर्धगोला, तो शंकु और अर्धगोला दोनों साथ में लिख दिए। दोनों को एक साथ में निकालना, ये यहाँ पे जैसे अलग अलग निकाल के रखे हैं, अलग अलग नहीं निकालना, दोनों का साथ निकालना है। ठीक है ना। और ऐसे ही एक खिलौने बेलन और खिलौने इनका दूसरा दे रखा है, दूसरे में भी सेम ऐसे ही निकाल देना है। ठीक है ना, ये रहा क्या दे रखा है, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले जुड़े हुए हैं, तो तीनों का एक साथ निकाल देना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है देखो आपकी 20 नंबर। इसमें सबसे पहले तो आपको इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है, इसका तो बहुलक निकालना है, और इसके अथवा में दे रखा है इसका माध्य निकालना। तो कोई सा एक ही करना है, तो अपन दोनों करके देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले अधिकतम बारंबारता देखनी 8 है, इसके संगत वर्ग ये माध्यक वर्ग हो, बहुलक वर्ग हो गया। अपन अब लिख देंगे सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो बहुलक वर्ग 3 से 5। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3, f1 का मान लिख दिया, f2 का मान, f0 का मान लिख दिया, फिर वर्ग माप यानी अंतराल कितने का, 2 का है, वो भी लिख दिया। बहुलक का सूत्र लिख दिया। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इसमें मान रख दिए सबके सब, मान रख करके इसको अपन सरल कर लिया। देखो 3 प्लस 0.2857, इसको जोड़ दिया, आपका बहुलक आ गया। छोटा सा सवाल है देखो 4 नंबर का। और फिर माध्य निकालना, तो आप उसको वर्ग चिन्ह तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद में किस विधि से करते हो, जैसे पग विचलन विधि से किया तो यू निकालो, कल्पित विधि से निकालते हो तो डी निकालना होता है। तो इसमें पहला सवाल भी पग विचलन से किया था, वैसा ही सवाल इसमें किया, दूसरा किया हुआ है। तो पग विचलन विधि मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो वैसा ही ये हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, वीडियो चाहे लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट अवश्य करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।